बात प्रशांत गुप्ता आप ही से, लगातार आप पश्चिम बंगाल में कवर कर रहे हैं इस पूरे चुनावों को। मतदान तो हो चुका, अब नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनमें 2 जो हैं वो ममता बनर्जी की दमदार वापसी बता रहे हैं, लेकिन बाकी के 5 एग्जिट पोल्स वो बीजेपी को सत्ता पर काबिज बता रहे हैं। प्रशांत, आप क्या देख पा रहे हैं इस वक्त माहौल के हिसाब से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मकसूद 2021 के अगर एग्जिट पोल की बात करें और 2024 के एग्जिट पोल की बात करें तो दोनों ही एग्जिट पोल दोनों ही समय में पश्चिम बंगाल को लेकर तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल जो हैं वो गड़बड़ा गए थे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस बार भी ऐसे ही होगा, लेकिन जो मेरा अनुमान है वो लड़ाई बहुत कांटे की है। कई जगहों पर पहले फेज की अगर हम बात करें जहां 152 सीटें हुई, वहां पर भले ही अलग अलग पार्टियां अलग अलग दावा करें, लेकिन अगर सिंपल गणित देखें तो 50 के लगभग ऐसी सीट्स हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता 40% से ऊपर है। कहीं मतदाता वो 28% है और कहीं वो जो मुस्लिम मतदाता है वो 75% के ऊपर भी है, लेकिन एक एवरेज निकाल लें तो 40% के आसपास उन 50 सीटों पर होता है। तो 102 सीटों पर वो वहाँ पे टीएमसी 40% के वोट शेयर के साथ में स्टार्ट कर रही है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ तो वो भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जब 2016 में टीएमसी चुनाव लड़ी थी तब उसके बाद मुस्लिम वोट बैंक 41% था, लेकिन 2019 में 2021 में जो वोट शेयर था वो 75% तक पहुंच गया। यानी कि जो वोट शेयर 2016 में कांग्रेस और लेफ्ट के साथ में डिवाइड हुआ था मुस्लिम मतदाताओं का, वो पूरी तरह से लामबंद होकर टीएमसी के पक्ष में पड़ता नजर आया। और इस बार जब एसआईआर की जब बात हुई और उसमें नाम कटे और उसमें सबसे ज़्यादा नाम कटने वालों की संख्या 60% के करीब मुस्लिम मतदाताओं की रही। हालांकि कई हिंदू मतदाताओं के वोट कटे उनके परिवारों में, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या जो थी वो मुस्लिम मतदाताओं की थी। तो वो मतदाता, ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी का कैंपेन जो हिंदू मुस्लिम कैंपेन के ऊपर रहा, हिंदुत्व के ऊपर रहा, उसकी वजह से एक मुश्त वो जो वोट शेयर है वो एक मुश्त टीएमसी के पास गया है। तो ऐसे में 102 सीटों पे फाइट अगर माने तो पहले चरण में बीजेपी 110 कैसे पाएगी ये मेरी समझ के बाहर है। तो पहले चरण में फाइट है। बीजेपी पिछली बार के मुकाबले जो 59 सीटें पाई थी 59, उससे ऊपर जाएगी, ये भी तय है 152 के आंकड़ों में, ये भी दिखता है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज है। दूसरा, जो नैरेटिव एक सेट हुआ जिसमें बांग्लादेशियों की घुसपैठ की बात करें या महिला सुरक्षा की बात करें या फिर जो टीएमसी को लेकर जो करप्शन, कट मनी या जो गुंडा राज की बात की गई बीजेपी की तरफ से, वो नैरेटिव कहीं कहीं पे जाके वो हुआ है, मतलब उसे कामयाब रहे उसको फैलाने में, लेकिन वो कुछ पॉकेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ऐसी लहर है। दूसरा, टीएमसी के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर दिखे या ऐसा जनसलाब दिखे कि जैसे वामपंथ के समय में 2016 में ऐसा देखने को मिला था कि वामपंथ के खिलाफ जो है वो पूरी तरह से एकदम लहर थी 2011 में, माफ कीजिएगा, तो वो लहर ऐसी नहीं दिख रही थी कि ग्राउंड पे ऐसी लहर दिख रही हो जिसमें यह कहा जा सके कि दीदी से लोग बहुत नाराज हो चुके हैं और टीएमसी के कार्यकाल से वो लोग परेशान हो चुके हैं। तो ऐसी लहर नहीं दिख रही थी। हाँ, लोग बदलाव की बात कर रहे थे, लोग दीदी के पक्ष में बात कर रहे थे, और सबसे अहम बात यह कि अगर हम 2023 से 2026 तक के चुनावों की बात करें तो करीब 10 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और 9 राज्य वैसे हैं जो जहां पर डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम चल रही थी और उन 10 में से 9 राज्यों ने रिपीट किया सरकारों ने। चाहे वो बिहार की बात कर लें जहां पे 10-20 हज़ार रुपए दिए गए, महिलाओं को 2 लाख रुपए देने की बात की गई। इसके अलावा लाडली बहन योजना जो मध्य प्रदेश में चल रही थी उसकी बात करें, हम यही योजना महाराष्ट्र में चालू की गई उसकी बात करें, या हम हरियाणा की बात करें, तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम्स जहां जहां जिन जिन स्टेट्स में चल रही थी वहां जनता ने उस सरकार को रिपीट किया, क्योंकि उनके खाते में एक लंबे समय से पैसा आ रहा था। और कुछ ऐसे ही ममता बनर्जी की तरफ से पश्चिम बंगाल में किया गया, जिसमें महिलाओं के लिए योजना शुरू की गई। पहले 500 थे, 1000 थे, फिर 1500 रुपए कर दिए गए। और ये ऐसा नहीं कि 1 या 2 महीने या 3 महीने में पैसे मिलते थे, हर महीने उन महिलाओं के जो बेनिफिशियरी महिलाएं थीं उनके खातों में पैसा जाता था। जो अनुसूचित जाति आदिवासी महिलाएं थी उनके यहाँ 200 रुपये एक्स्ट्रा होता था, जब तक 1000 था तब तक 1200, उसके बाद 1700। वहीं युवाओं को टारगेट करने के लिए जिनकी उम्र आज 20 से
यूँ कहें कि 18 से 30 साल के बीच की हो चुकी है, वो 12-15 साल से वो ममता बनर्जी का शासनकाल देख रहे हैं, टीएमसी का। इसके अलावा उन्होंने जब लेफ्ट का शासनकाल था तब वो इतने छोटे थे कि उनको पॉलिटिकली समझ नहीं थी, लेकिन जब से वो फर्स्ट टाइम वोटर्स बने हैं तब से वो 15 साल से टीएमसी का शासन देख रहे हैं। और उनके मन में जो दूसरे राज्यों में जिस तरीके से लोग युवा नौकरी पा रहे हैं या फिर उनका लाइफ स्टाइल बदला है, वो बदलते समय के साथ लाइफ स्टाइल अपना चेंज करना चाहते थे और उनके लिए वो रोजगार एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा भी दिखा। तो ऐसे में टीएमसी ने उस वोटर बैंक को साधने के लिए और उसको जो काउंटर करने के लिए कि जो ये एंटी इनकम्पेंसी है, उसके लिए 1500 युवा साथी योजना निकाली। हालांकि बीजेपी ने इस पे अपने दांव चला और उस पर बढ़ाकर उसे 3000 कर दिया। तो ऐसे में युवा वोटर जो कि लगभग 1 करोड़ के आसपास है, 1 से 1.25 करोड़ के आसपास, वो किस तरह मूव किया है ये कहना बहुत मुश्किल होगा, बहुत जल्दबाजी होगी अभी। और वहीं अगर हम सेकंड फेज पर आ जाते हैं मकसूद, तो 142 सीटें हैं यहाँ पर। पिछली बार 2021 में टीएमसी ने 123 सीटें पाई थी, जबकि 18 सीटें पाई थी महज बीजेपी ने। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर डायमंड हार्बर के इलाके को छोड़ दें और कुछ सीटें कलकत्ता की या भद्रलोक की बात करें, वहाँ पर मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में रहती है, लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जहाँ सीटों की जहाँ पर हिंदू आबादी बहुत ज़्यादा है। और इसमें भी 2 तरीके की हिंदू आबादी है। इसको भद्रलोक कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर ऋषि बंकिम चट्टोपाध्याय की धरती कहा जाता है, जहाँ की एक साहित्यिक, एक सांस्कृतिक कल्चर है और इस विरासत के आधार पे लोग अपने आप को एक एलीट क्लास और एक भद्र मानुष कहते हैं और वो वोट को बहुत सोच समझकर वोट करते हैं। आखिरी के चुनाव में जिस तरह से बयानबाजियां हुई, उसने यहाँ के लोगों के मतों को भी थोड़ा सा झुकाव जो था उसको बदला आखिर में आते आते, जिसमें जब उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे या फिर आईपीएस जो अजय पाल शर्मा का वीडियो वायरल हुआ उसके बाद, और फिर तमाम ऐसे बयान थे, चाहे वो हेमंत विश्वास लेके गए हो या फिर बीजेपी के कई अन्य नेता जो यहाँ पर आए और उन्होंने जिस तरीके के बयान दिए, उसको बंगाल ने अपनी अस्मिता से जोड़ना शुरू किया, टीएमसी ने उसको भुनाना शुरू किया, इमोशनल कार्ड खेला कि यहाँ पर सिर्फ अब फाइटर जेट्स और नौसेना के जंगी जहाज आना बाकी बचे हैं। केंद्र सरकार ने तमाम वो एजेंसियां उतार दी जो कि टीएमसी के खिलाफ काम कर रही हैं। तो एक इमोशनल कार्ड खेला गया और उसमें ए दीदी वाला जो ममता के ऊपर बयान दिया गया था गृह मंत्री के द्वारा, उस बयान को भी इमोशनली खेलने के लिए कनेक्ट किया गया, जिससे महिलाएं 2021 में दीदी ओ दीदी वाले बयान की तरह कनेक्ट हो सके। और जो चुनाव पलट रहा था या जो बदलाव की बात कर रहे थे, उसमें से बहुत सारे लोग आखिर में आते आते बदलते भी दिखे। उनको ये लगा कि ये बंगाली अस्मिता के ऊपर हमला है। तो ऐसे में ये कहना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि बहुत सारे लोग चुनाव वाले दिन भी इस बात को कह रहे थे कि बदलाव जरूरी है, 15 साल का शासन बहुत होता है, लेकिन आखिर में ये मतदान तक जाते जाते वोटर किस तरफ घुमा है ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके के ट्रेंड आ रहे हैं या जिस तरीके के लोग बोल रहे हैं वो शहरी इलाकों में ज़्यादा खुलकर बोलते हैं। लेकिन अगर हम गांव देहात में बात करें तो जो लैंग्वेज बैरियर है वो भी देखने को मिलता है और लोग चुप हो जाते हैं, वो खुलकर अपनी बात नहीं रखते। और बंगाल की आदत है कि पश्चिम बंगाल की कि वो बात जो मन में होती है वो जुबान पे बहुत जल्दी लाते नहीं और वो अपनी दिल की बात को वोट में दर्ज कर देते हैं। तो अगर मैं आकलन लगाऊं तो मेरे हिसाब से टीएमसी एज पे दिखती है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज बड़ा है या जो बाकी चीजें बड़ी हैं वो किस तरफ रुख करेंगी ये कहना मुश्किल है अभी। ठीक है।